गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम अजीत सेन और पुत्र वधू का नाम शीलावती था। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शीलावती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे शीलावती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इसमें मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर शीलावती की रथ में बैठकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु शीलावती ने बिना जूते उतार ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन ही मन सोचा कि यह दुष्चरिन होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीलावती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवर से बच पाएगा तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वो एक नगर पर पहुंचे जहां के लोग बहुत खुशी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर ने मुंह से निकाला, कितना सुंदर नगर है। शीलावती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में बड़ा ही शूरवीर लगता है। लेकिन शीलावती फिर से बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। इस बार तो ससुर बहुत क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ के जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलावती पेड़ से दूर जमीन पर बैठी गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है। थोड़ी देर आराम करने पर वो फिर से आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलावती का नैनीहाल पहुंच गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले आया। वहां भोजन करके शीलावती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलावती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काँव काँव करने लगा। लगातार काँव काँव करने की आवाज़ सुनकर शीलावती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं। एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल लूं। कल रात एक गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तुम कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है। शीलावती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखो तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी। शीलावती ने उत्तर दिया, वृक्ष के जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती है, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही चाहिए। फिर उसने शूरवीर राजपूत के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीलावती ने बताया कि वास्तविक शूर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अंगतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने के कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलावती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतु का भय होता है। नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहन के पार करना चाहिए।
शीलावती का ससुर उसकी बुद्धिमानता पूर्व बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलावती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलावती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी।